नमस्कार प्यारे साथियों। यूनिक ज्ञान के इस यूनिक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम कल जो हमने मंदिर स्थापत्य कंप्लीट किया उसका नेक्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं गुप्तकालीन स्थापत्य में, जिसमें आज अपन बढ़ेंगे मूर्ति कला और गुहा कला। ठीक है, गुहा कला में स्तूप, विहार, चित्रकलाएं ये सब जुड़ी हुई है, इसलिए इन सबको अपन संयुक्त रूप से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मूर्ति कला से शुरू करते हैं। तो मूर्ति कला में देखते हैं तो तीन टाइप की शैलियां उस समय विकसित हुई। ठीक है, मौर्योत्तर काल में अपन देखेंगे गांधार और मथुरा कला जो है वो उस समय चली रही थी, लेकिन गुप्त काल तक आते आते ये तीन कलाएं, जो तीन कला शैलियां जो है इस समय विकसित होती है भारतीय क्षेत्र में। इसमें से जो है मथुरा कला तो अपनी पूर्वकालिक कला ही है, जो शुरू से चली आ रही थी, मौर्योत्तर काल में शुरू हो गई थी। ठीक है, मथुरा कला जो है प्राचीनतम शैली है और इसमें जो है इस समय गुप्त काल के समय में दो प्रकार की मूर्तियां स्थापित हुई। एक तो खड़े हुए बुद्ध की संभंग प्रतिमाएं और महावीर और विष्णु की प्रतिमाएं, मूर्तियां। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं, अपने को अगर आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि खड़े बुद्ध की संभंग प्रतिमाएं निम्न में से किस मूर्ति शैली से संबंधित है या मूर्ति कला शैली से संबंधित है, और ये तीनों ऑप्शन देंगे, क्योंकि ये तीनों गुप्तकालीन मूर्ति कला से संबंधित है, तो ये तीनों ऑप्शन देंगे आपको और ये चीजें आपसे पूछी जाएगी, इसलिए मैं ये तथ्यात्मक रूप से आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि सारनाथ वाले जो मूर्ति कला है, सारनाथ मूर्ति कला में ज्यादातर चुनार के पत्थरों का उपयोग किया। इसमें लाल बालूकार पत्थरों का उपयोग किया गया है, लाल बालूकाकार पत्थरों का उपयोग किया गया है, जबकि सारनाथ वाले में है ना चूना पत्थरों का उपयोग किया गया है, सफेद बालूदार पत्थरों का प्रयोग। ठीक है, तो सफेद बालूदार पत्थरों का प्रयोग किया गया है चुनार से निकलवा के, जिससे अशोक स्तंभ बने हुए हैं। ठीक है, उसी से जो है सारनाथ वाली मूर्ति कला भी बनी हुई है। अब इसमें है ना दो मूर्तियां सबसे प्रसिद्ध है। इसमें ज्यादातर जो मूर्तियां बनी है ना वो बैठे हुए बुद्ध की मूर्तियां बनी। इसमें तो खड़े हुए बुद्ध की मूर्तियां मिलेगी आपको मथुरा में, और बैठे हुए बुद्ध की मूर्तियां मिलेगी अपने को सारनाथ में। तो सारनाथ में दो टाइप की बुद्ध की मूर्तियां मिलेगी, जो सबसे महत्वपूर्ण फेमस हुई है और एग्जाम में उसी से पूछा जाता है। एक सुल्तानगंज में मिली है जो 7.5 फीट की मूर्ति थी और अभय मुद्रा में मूर्ति है। ठीक है, अभय मुद्रा में मूर्ति है, और ये मुद्राएं भी ध्यान रख लेना, ये संभंग प्रतिमा, संभंग मुद्रा होती है। ये अभय मुद्रा है ना, ये धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। ठीक है, ये बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं होती है जिनमें बुद्ध विराजमान होते हैं। ठीक है, तो ये मुद्राएं महत्वपूर्ण है, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सुल्तानगंज में 7.5 फीट की जो मूर्ति मिली है वो अभय मुद्रा की मिली है, तांबे की बुद्ध मूर्ति है। ठीक है, 7.5 फीट की तांबे की बुद्ध मूर्ति। कांगड़ा से भी एक मूर्ति मिली है पीतल की, और ये इसमें धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध विराजित है। तो ये जो यहाँ पे जो मूर्तियां मिली है वो बैठे हुए बुद्ध की मूर्तियां मिली है, ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर पाटलिपुत्र में भी हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियां मिली है यहाँ पर पाटलिपुत्र शैली में। ठीक है, तो ये मूर्ति कला में इतना ही आपसे पूछा जाता है। आप दो तीन चीजें ये फैक्ट्स भी ध्यान रख लेना जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि उदयगिरी और एरण में वराह अवतार की मूर्तियां मिली है। कहाँ उदयगिरी और एरण में दो जगह हैं, गुप्तकालीन वराह अवतार की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? उदयगिरी में। अपन ने कल देखा ही था, किसने बनाई थी? वीरशैव वाले अपन ने देखी थी ना, वो वराह अवतार की जो मूर्ति है वो उदयगिरी में मिली है। एक एरण में भी अपने को वराह अवतार की मूर्ति मिली है। इसके अलावा देवगढ़ के दशावतार में मूर्ति मिली है, मंदिर निर्माण में अपन ने देख लिया। काशी और कौशाम्बी में सूर्य भगवान की मूर्तियां मिली है, काशी और कौशाम्बी में सूर्य मूर्तियां मिली है, और ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मूर्ति कला में इतना ही है। मेन जो है अपना सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं गुहा कला से। ठीक है, गुहा कला में भी जैसे विहार और चित्रकला से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, चित्रकला से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी समानांतर रूप में चल रहे हैं, दोनों सभी जो कला की शैलियां हैं, स्तूप, विहार, चित्रकला, वो सब गुहाओं में मिल रही है ज्यादातर। ठीक है, तो और इस समय जो दो प्रमुख स्तूप है ना, ये गुहा के आसपास ही मिले हैं। एक तो धमेक वाला स्तूप है, ये ध्यान रख लेना, और एक सिंध में मीरपुर खास वाला स्तूप है। तो गुप्तकालीन दो प्रमुख स्तूपों की कला में अपन देखते हैं, तो धमेक वाला स्तूप है जो खुद गोलाकार है और ईंटों से निर्मित है, और एक सिंध में मीरपुर खास में एक स्तूप और मिला है। ये दोनों जो स्तूप है ना गोलाकार है। आपसे पूछे जाएंगे अगर स्तूप के नाम, गुप्तकालीन स्तूप के नाम, तो ये दोनों स्तूपों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सिर्फ फैक्चुअल डेटाबेस याद रख लेना कि गुप्त काल के स्थापत्य के बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं, है ना। तो अब एक ये भी है इसकी विशेषता की जो सारनाथ है ना, वहां पर एक विहार मिला है अपने को, मूलगंध कुटी विहार। वेनसांग इसका उल्लेख करता है, और ये भी गुप्तकालीन विहार है अपना। ठीक है, तो स्तूप तो हो गए धमेक वाला स्तूप और सिंध का मीरपुर खास। विहार हो गया अपना सारनाथ का मूलगंध कुटी विहार, जो वेनसांग इसका उल्लेख करता है ना। और गुफाएं हो गई अपनी अजंता और बाघ की गुफाएं। ठीक है, तो दो चीजें याद रख लेना, गुफाएं तो हो गई अपनी अजंता और बाघ की। ठीक है, तो गुफा हो गई अपनी गुहा कला में।
फिर दो स्तूप हो गए अपने, दो स्तूप कौन कौन से हो गए, धमेक वाला स्तूप और सिंध का मीरपुर खास वाला स्तूप। एक विहार हो गया, सारनाथ वाला विहार। ठीक है, अब जो गुफाएं हो गई ये दोनों, इसमें जो है अपने को गुफा कला पेंटिंग के रूप में दिखाई जाती है ना, चित्रकला के रूप में, यहाँ पर पेंटिंग के रूप में गुफा कला दिखाई जाती है। तो अब अपन इनको दोनों को ढंग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब आता है अपने बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाओं में ज्यादातर चित्र बने हुए ना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाघ की गुफाओं में जो चित्रों का विषय क्या था। ठीक है, तो वो चित्रों का विषय था लौकिक जीवन से संबंधित। तो बाघ की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं वो लौकिक जीवन के विषय में चित्र बने हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे, सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो लौकिक जीवन के विषय से, जबकि अजंता वाले जो चित्र है वो धार्मिक विषय वस्तु के चित्र है, ये भी ध्यान रख लेना। इनकी विषय वस्तु अगर पूछे तो बाघ की वाली गुफाएं तो लौकिक जीवन से संबंधित है, जबकि अजंता वाली धार्मिक जीवन से संबंधित है। फिर इनकी खोज जो की थी वो 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। खोज कौन करेगा बाघ की गुफाओं का, 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा खोज की गई है। इसके बाद 9 गुफाएं मिली है, 9 गुफाएं इसमें टोटल मिली है। 9 गुफाओं में सबसे सुरक्षित गुफाएं हैं चौथी और पांचवी गुफा। ऐसा प्रश्न ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कौन सी गुफा जो है वो रंगमहल गुफा के नाम से जानी जाती है। रंगमहल गुफा वो होती है जहां पर सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिलती है, सबसे ज्यादा पेंटिंग जो है वहां पे बनाई जाती है। तो वो रंगमहल गुफा है कि वहां से ही जो है गुफा में जो है बेसिक आर्किटेक्चर जो वहां का वहां की जो पेंटिंग का जो बेसिक कोर जो था ना एरिया, वो कौन सा था, वो रंगमहल वाली गुफा होती है। इसमें भी अपने को रंगमहल गुफा दिखेगी, है ना। तो रंगमहल वाली गुफा कौन सी है, चौथी और पांचवी गुफा, है ना, बाघ की गुफाओं में। तो रंगमहल गुफा चौथी और पांचवी। बाघिनी नदी भी ध्यान रख लेना, कौन सी नदी के तट पर है, बाघिनी नदी के तट पर है। फिर सबसे बड़ी गुफा कौन सी है बाघ की गुफाओं में, सबसे बड़ी गुफा है दूसरे नंबर की, जिसको पांडव गुफा भी कहा जाता है। फिर एक गुफा तीसरे नंबर की गुफा भी है, जिसको हाथी खाना कहा जाता है। तो सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, गुफा नंबर 2, गुफा संख्या 2, जिसको पांडव गुफा कहते हैं, है ना। सबसे सुरक्षित गुफा कौन सी है, चौथी और पांचवी, जिसको रंगमहल गुफा कहा जाता है। एक गुफा संख्या 3 जो है वो हाथी खाना कहलाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लेना बाघ की गुफाओं में। इससे ज्यादा आपसे प्रश्न पूछेंगे नहीं बाघ की गुफाओं में कि कौन सा चित्र महत्वपूर्ण है। वो चित्र इसके अजंता के फेमस है, अजंता वाले में अपन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से चित्र प्रसिद्ध है अजंता की गुफाओं से। ठीक है, तो अब अजंता की गुफाएं देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक 6 कलर्स का प्रयोग किया गया है अजंता की गुफाओं में। जो पेंटिंग हुई है तो वो बेसिक 6 कलर का प्रयोग किया गया है, और इसमें टेम्पेरा और फ्रेस्को पेंटिंग्स का प्रयोग किया। ये 2 विधियां हैं कि किस तरीके से आप चित्र बनाओगे। तो टेम्पेरा और फ्रेस्को पेंटिंग का प्रयोग किया गया है। टेम्पेरा क्या होती है, देखो टेम्पेरा आर्ट में क्या होगा, एक दीवार पे चूना लगाया जाएगा। ठीक है, तो उस चूने पे अगर गीला चूना है तो गीले चूने पर अगर कोई आदमी पेंटिंग बना देता है, ठीक है, तो वो लंबे समय तक चलेगी। तो गीले चूने पर अगर कोई आदमी पेंटिंग बना देता है तो उसको तो बोलते हैं फ्रेस्को। क्या बोलते हैं, फ्रेस्को। तो ध्यान रख लेना, अगर पेंटिंग बनानी है, मान लो मैंने चूना पोत के सीधा उस पर पेंटिंग बना दी गीले पे, है ना, और वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो रंग वहां पे सेटल हो जाएंगे जब सूखेगा कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। तो वो क्या है, वो मेथड कहलाता है पेंटिंग का, वो कहलाता है फ्रेस्को पेंटिंग। दूसरी पेंटिंग होती है टेम्पेरा पेंटिंग। टेम्पेरा पेंटिंग में क्या होता है, जैसे मैंने चूना लगाया दीवार पे, क्योंकि बेस बनाना होता है, हमेशा पेंटिंग करते हैं तो उससे पहले बेस बनाना होता है, तो बेस लगता है चूने का। तो चूना पोता मैंने दीवार पे, और दीवार पे चूना पोतते ही क्या किया मैंने, इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। सूखा वो अच्छे से, बहुत अच्छे से सूख गया। अब इसमें क्या करूंगा मैं, कोई ना कोई जिसको बोलते हैं ना एडिंग एजेंट बोल सकते हैं आप, गोंद को ले सकते हो। ठीक है, कभी कभी जो बड़े पेंटर्स होते हैं वो अंडे के छिलकों को भी लेते हैं एडिंग एजेंट में, है ना। तो उनके वो जो एडिंग एजेंट है, चाहे तो अपन अपने पुराने अजंता वाले में गोंद का विशेषतः प्रयोग किया गया, तो गोंद वाले एडिंग एजेंट को लगा के फिर उस पर पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो वो भी लंबे समय तक चलेगी। तो 2 टाइप से जो है पेंटिंग के मेथड यहां पर यूज किए गए थे, एक तो टेम्पेरा में और एक फ्रेस्को में। ठीक है, तो दोनों मेथड से जो है यहां पर पेंटिंग बनाई गई है। तो ये ध्यान रख लेना, मैंने सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए बताया, ये आपसे पूछेंगे नहीं डिटेल में कि टेम्पेरा फ्रेस्को पेंटिंग। बस ये ध्यान रख लेना कि गुहा कला में अजंता में टेम्पेरा और फ्रेस्को विधि से जो है पेंटिंग तैयार की गई है। तो ये ध्यान रखना। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है ये अजंता की गुफाएं। और अनिष्ठा या अनिंठा गांव, वहां पे पास में एक गांव है अनिष्ठा या अनिंठा, उसी के नाम पे इसको अजंता कहा गया है ना। और वो जो है धार्मिक इसकी विषय वस्तु है। ठीक है, बुद्ध धर्म से संबंधित ज्यादातर चित्र यहाँ पर अपने को मिलेंगे, सर्वाधिक चित्र बुद्ध धर्म से संबंधित ही है। ठीक है, और बागोरा नदी के तट पर है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है, बागोरा। बाघ वाली कौन सी है, बाघिनी। ये ध्यान रखना, बहुत ही माइनर सा वो है, बाघ वाला बाघिनी, अजंता वाला बाघोरा। ठीक है, तो बाघोरा नदी के तट पर है।
सह्याद्री, वहां पर पहाड़ियां हैं, सह्याद्री हिल्स है, अपने महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर पे है सह्याद्री की जो हिल्स है। तो सह्याद्री हिल्स को काट कर ही गुफाएं तैयार की गई है, और उन्हीं गुफाओं में जो है बागोरा नदी के तट पर ये अजंता गुफाएं बनाई गई है। और इसकी जो खोज है, ये उसकी खोज तो 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी, और इसकी खोज की थी 1819 में विलियम एरिस्किन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये विलियम एरिस्किन जो है मद्रास रेजिडेंट का एक सैनिक हुआ करता था, और इसी विलियम एरिस्किन ने जो है इसकी खोज की थी अजंता गुफाओं की। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यही बन सकता है। ठीक है, फिर कुल 29 गुफाएं हैं। अब 29, देखो नाम देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, कुल कितनी गुफाएं हैं, यही पूछ लेगा क्वेश्चन कि अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। अब इसमें से 4 चैत्य हैं, 25 विहार है। अब देखो, ये बेसिक चीज है कि चैत्य क्या होते हैं और विहार क्या होते हैं। चैत्य क्या होते हैं, जो बुद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति हुआ करते थे, या बुद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे भिक्षु हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जो गुफाएं होती थी ना, उसका 2 तरीके से यूज करते थे। ठीक है, तो जितनी भी गुहा कलाएं वगैरह विकसित हुई है ना, वो चैत्य के फॉर्म में और विहार के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में विकसित हुई है। तो वो किस तरीके से दो रूपों में इनका प्रयोग करते थे, कि कुछ गुफाएं तो ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ वो पूजा का काम किया करते थे। ठीक है, तो पूजा का काम सिर्फ किया करते थे, तो वो गुफाएं हैं चैत्य गुफाएं। क्या है, चैत्य गुफाएं। चैत्य गुफाओं में सिर्फ बौद्ध भिक्षु क्या करेगा, पूजा करेगा। और दूसरे प्रकार की जो गुफा है विहार, उसमें बौद्ध भिक्षु क्या करेगा, उसमें रहेगा। ठीक है, तो गुफा, भाई आदमी पूजा करेगा 5 घंटे 10 घंटे पूजा कर लेगा, तब तक तो वो चैत्य में रहेगा, और बाकी अपना जो दूसरा टाइम है उसमें कहां पे रहेगा, विहार में। तो विहार तो है रहने योग्य स्थान, जहां पर बौद्ध जो है रहेंगे, और चैत्य जो है जहां पर जो बौद्ध भिक्षु है वो पूजा करेगा। तो 9वीं 10वीं 19वीं और 26वीं जो गुफा है, ये चैत्य गुफाएं हैं। तो चैत्य गुफाओं में ज्यादातर धार्मिक, स्पेशली जो ऐसे जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनको मोटिवेशन किस तरीके से मिलेंगे, उस टाइप के चित्र मिलेंगे आपको, है ना। तो अपन देखेंगे कि मोटिवेशन के लिए जो अपने पुजारी दल स्तूप की तरफ जाते हुए दिखाएगा 9वीं में, अभी अपन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो 9वां 10वां 19वां 26वां बहुत महत्वपूर्ण जो है गुफाएं हैं, ये चारों जो है चैत्य गुफाएं हैं। बाकी जितनी भी सारी 25 गुफाएं हैं, वो सारी जो है अपने विहार वाली गुफाएं हैं। ठीक है, अब इसमें से ये प्रश्न पूछता है आपसे कि इसमें अजंता वाली गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, 19 नंबर की गुफा। ठीक है, सबसे पुरानी चित्र कहां से मिले हैं, 9वीं और 10वीं गुफा से, जो वाकाटक वंश, ये सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश 300 एडी के आसपास से जो है गुफाओं में चित्र बनने शुरू हो गए थे, है ना। 300 एडी, तीसरी चौथी शताब्दी सब ईस्वी से ही यहाँ पे चित्र बनने शुरू हो गए। और ये जो सातवाहनों के टाइम के सबसे प्रमुख प्रथम चित्र जो है यहाँ पे बनाया गया था, वो 9वीं और 10वीं गुफा में बनाया गया था। तो ये ध्यान रख लेना, 9वीं और 10वीं गुफा सबसे पुराने चित्र वहीं पे मिलेंगे। सबसे बड़ी जो गुफा है वो 19वीं गुफा है। सबसे प्राचीन जो गुफा है, ठीक है, गुफा प्राचीन है, चित्र कहां मिल रहे हैं, 9वीं 10वीं में। सबसे प्राचीन जो सातवाहनों के टाइम पे बनाई गई थी गुफा है, वो है 13वें नंबर की गुफा। ध्यान रखना, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है कि सबसे प्राचीन चित्र तो कहां मिल रहे हैं अपने को, सातवाहनों के, वो मिल रहे हैं 9वीं 10वीं गुफा में। और सबसे पुरानी जो गुफा है वो कौन सी है, 13वीं नंबर की जो गुफा है वो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी 19वीं है, सबसे प्राचीन 13वीं है, और सबसे प्राचीन चित्र मिले हैं 9वीं 10वीं गुफा से, और सबसे ज्यादा चित्र मिलेंगे 17वीं से। ठीक है, तो 17वीं गुफा जिसको अपन चित्रशाला कहते हैं, चित्रशाला या राशि चक्र गुफा भी इसको बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था, चित्रशाला वही गुफा होती है जो जहां से बेस बना के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे ही ज्यादातर सामग्री रखी जाती है ना, वहां पे ही सबसे अच्छे चित्र बनाए जाते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा चित्र भी वहां पे मिलेंगे। तो इसलिए सबसे अधिक चित्र भी अपने को कहां मिल रहे हैं, 17 नंबर से। पहले 16 में थे, लेकिन बाद में बहुत सारे चित्र खराब हो गए, इस वजह से जो है अभी वर्तमान में सर्वाधिक चित्र जो है 17वीं गुफा में। ठीक है, ध्यान रख लेना। और 17वीं गुफा को ही चित्रशाला या राशि चक्र कहा जाता है। इसको चित्रशाला, रंग महल, सब एक ही नाम है ना। तो रंग महल गुफा जहां पे चित्रशाला थी, ये कौन सी थी, इनकी 4थी और 5वीं बाग में थी। और इधर अजंता में कौन सी होगी, 17वीं गुफा होगी। ठीक है, ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अब इसके प्रमुख चित्रों के बारे में देख लेते हैं, ज्यादातर प्रश्न इसी से आते हैं। तो पहली जो गुफा है उसमें 4 चित्र महत्वपूर्ण है। एक तो मार विजय, ठीक है, तो गौतम बुद्ध मार पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो वो मार विजय। ठीक है, मार जो कामदेव जी महाराज हुआ करते थे, काम पर विजय प्राप्त करना, मार पर विजय प्राप्त करना, वो एक जो है पहली गुफा में चित्र बना हुआ है। फिर पुलकेशिन सेकंड का दरबार है, उसमें फारस के जो शासक हुआ करते थे, खुसरो परवेज, है ना, खुसरो सेकंड परवेज के एक जो दरबारी है, वो उसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, तो ये फारस का व्यक्ति खुसरो परवेज का दरबारी आएगा राजदूत के रूप में, और उसका स्वागत कौन करेंगे, पुलकेशिन सेकंड। ये पहली गुफा में इसका चित्र बना हुआ है। फिर बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि, 2 बोधिसत्व की उपाधि हमेशा है ना,
जो बहुत फेमस प्रकांड भिक्षु हो जाते हैं ना, जिनको बुद्ध श्रम मिल जाते हैं, ठीक है, बुद्ध का साक्षात्कार हो जाता है, उनको बोलते हैं अपन बोधिसत्व। बोधिसत्व जो है वो सब जिनका जो एनलाइटेनमेंट की सबसे आखिरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो भी भिक्षु, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। तो सबसे प्रमुख बोधिसत्व हुए हैं पद्मपाणि और वज्रपाणि, है ना। तो इन दोनों बोधिसत्वों का जो है प्रथम गुफा में जो है आपको इनके चित्र नजर आ जाएंगे। फिर सांडो की लड़ाई, सांडो की लड़ाई भी कहां से संबंधित है? प्रथम गुफा से संबंधित है। फिर दूसरी गुफा में आपको बिल्कुल डिटेल नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ रटना है ये चीज, है ना, रटना है। तो आप रटना किस तरीके से है, आपको टेक्निक बाद में मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लेके आऊंगा। आप ये ध्यान रख लेना, द्वितीय गुफा में विदुर पंडित जातक, बुद्ध के जन्म, माया का स्वप्न और झूला झूलती राजकुमारी, ये चार चित्र प्रमुख है द्वितीय गुफा में, ठीक है। पहली गुफा में कौन कौन से हो गए? मार विजय, पुलकेशिन सेकंड वाला दरबार, बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि, और सांडो की लड़ाई, ये चार प्रमुख है। तो ये दोनों गुफाओं का तो ऐसे याद रख लेना। सर्वाधिक प्रश्न पहली या दूसरी गुफा से आते हैं, और सबसे ज्यादा प्रश्न अपने गुप्तकालीन जो इंपोर्टेंस के प्रश्न है वो आते हैं 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफा में। कोई ऐसा बड़ा पेंटिंग नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां आपको जरूर मिलेगी। तो बुद्ध की मूर्तियां वगैरह अपने को 19वीं गुफा से प्राप्त होती है। तो बुद्ध की मूर्तियां हैं, ठीक है, ये सब आपने को कहां से प्राप्त हो रही है? 19वीं गुफा से, ठीक है। बाकी 16वीं, 17वीं गुफा अपने लिए गुप्तकालीन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप 9वीं में जो है बैठी स्त्री, मैंने कहा था ना 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं जो है ये अपने चैत्य गुफाएं हैं। बैठी हुई स्त्री है, वो प्रेरणा दे रही है, वो सोच रही है मैं बुद्ध को प्राप्त कर लूं। तो ऐसी प्रेरणाएं देने के लिए जो भिक्षुणियां होती थी उनको प्रेरणा देने के लिए बैठी हुई स्त्री का चित्र है। फिर पुजारी दल का स्तूप की तरफ जाते हुए दिखाया जाएगा। जातक कथाओं के जो चित्र है वो 10वीं में है, और स्त्रियों से घिरे हुए राजा का चित्र है। ताकि ये सारे जो चित्र है अपने को 9वीं और 10वीं गुफाओं में नजर आते हैं। फिर 16वीं और 17वीं गुफाओं में कुछ चित्र है महत्वपूर्ण, जो अपने गुप्तकालीन स्पेशल जो अपने गुप्त, क्योंकि गुप्त स्थापत्य कला है ना अपना, तो इसके लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो गुफाएं हैं वो तीनों गुफाएं हैं, है ना। तो 16वीं गुफा में क्या क्या चित्र महत्वपूर्ण है? 16वीं गुफा में है उपदेश सुनते हुए भक्तजन। फिर 4 दृश्य जो बुद्ध के वैराग्य से संबंधित है, 4 दृश्य महत्वपूर्ण, ठीक है, वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है 16वीं गुफा में नजर आएंगे। फिर मरणासन राजकुमारी जो है उसका भी चित्र इसमें 16वीं राजकुमारी 16वीं गुफा में नजर आएंगे। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र है ना वो अपने को 16वीं में नजर आ रहे हैं, मरणासन राजकुमारी, और 4 जो बुद्ध के वैराग्य से संबंधित दृश्य हैं वो, और उपदेश सुनते हुए उनके भक्तजन। तो ये 16वीं गुफा से संबंधित है। 17वीं गुफा से 2 प्रमुख है चित्र कि बुद्ध का गृह त्याग और राहुल का समर्पण। तो बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ राहुल जो है उनका पुत्र, वो उनपे बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए वो उनकी तरफ आता है। तो ये एक चित्र बना हुआ है। तो राहुल का समर्पण बुद्ध के प्रति और बुद्ध का गृह त्याग करना, एक साइड में ये बना हुआ, एक साइड में ये बना हुआ। फिर महाहंस जातक कथा के भी चित्र यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। महाहंस जातक कथा में क्या होता है? एक सोने का हंस राजा को कथा सुना रहा होता है, तो उसका चित्र बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 17वीं गुफा और 16वीं गुफा आप महत्वपूर्ण याद रखना, लेकिन पहली दूसरी से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना। तो ये चीज याद रख लेना, जो 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफा है ना वो वाकाटक राजा हुआ करते थे, विंध्यन शक्ति, है ना। वाकाटक विंध्यन शक्ति जो राजा थे, उनके एक और राजा हुआ करते थे पृथ्वीसेन। वाकाटक राजा हुआ थे पृथ्वीसेन, और उनके सामंत हुआ करते थे व्याघ्रदेव। तो विंध्य शक्ति और पृथ्वीसेन का सामंत व्याघ्रदेव, ये 2 राजाओं के नाम इंपॉर्टेंट है। ये सामंत है व्याघ्रदेव, व्याघ्रदेव का नाम वरादेव भी है। तो 2 राजाओं द्वारा मुख्यतः यहाँ पर चित्र बनाए गए। एक तो वाकाटक राजा खुद विंध्य शक्ति बनाएगा, और दूसरा जो चित्र बनाएगा यहाँ पर पृथ्वीसेन सेकंड का सामंत हुआ करता था व्याघ्रदेव, है ना। पृथ्वीसेन भी वाकाटक राजा हुआ करते थे, है ना। वो सारे जो व्याघ्रदेव है वो या वराहदेव है, उसके द्वारा गुप्त काल में ये चित्र बनाए जाते हैं 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफाओं में, ठीक है। ये गुफाएं भी उसी समय बनाई गई है और वहां पे चित्र भी उसी समय बनाए गए। तो ये था अपना महत्वपूर्ण गुप्तकालीन स्थापत्य का महत्वपूर्ण टॉपिक। और यहां से जो है ना आपके प्रश्न बनेगा तो वो फैक्चुअल बनेगा, डेटाबेस बनेगा, है ना। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो फैक्ट्स रखने। तो फटाफट से मैं आपको दोबारा फैक्ट रिवाइज करवा देता हूँ। मूर्ति कला में देखते हैं तो मथुरा में लाल बालूकादार पत्थरों का उपयोग किया है, प्राचीनतम मूर्ति कला शैली है। और खड़े बुद्ध की संबंग प्रतिमा और महावीर और विष्णु भगवान की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है। सारनाथ में चुनार के पत्थर, सफेद बालूदार पत्थरों का प्रयोग किया गया है। सुल्तानगंज की 7.5 फीट की अभय मुद्रा वाली तांबे की बुद्ध मूर्ति, और कांगड़ा की पीतल मूर्ति जिसमें धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध बैठे हुए हैं। ये सारे बैठे हुए बुद्ध की मूर्तियां जो अपने को सारनाथ में मिलेंगी। पाटलिपुत्र में भी हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो उदयगिरी और एरंड में वराह अवतार की मूर्तियां मिली है।
देवगढ़ में दशावतार की मूर्तियां और काशी और कौशाम्बी में सूर्य भगवान की मूर्तियां हैं। यहाँ से सबसे प्रमुख प्राप्तियां हैं गुप्तकालीन। अगर गुहा कला की बात करें तो गुहा कला में अपने को अजंता और बाघ की 2 गुफाएं मिलती है। स्तूप की अगर बात करें तो धमेक का स्तूप और सिंध का मीरपुर खास वाला स्तूप। धमेक स्तूप जो है गोलाकार और ईंटों से निर्मित है, और सिंध वाला मीरपुर खास जो स्तूप है, यहाँ 2 गुप्त काल के 2 प्रमुख स्तूप है। और इसके अलावा चित्रकला की अगर अपन बात करें, सॉरी विहार की अगर अपन बात करें तो सारनाथ में एक मूलगंध कुटी विहार नाम से उल्लेख करता है वैनसांग। किसका उल्लेख करता है? मूलगंध कुटी विहार का उल्लेख करता है। सारनाथ में एक विहार है, उसका उल्लेख कौन करता है? वैनसांग करता है। तो ये प्रमुख विहार है। ठीक है, सभी समानांतर चल रही गुहा कला के साथ स्तूप भी चल रहे हैं, विहार भी चल रहे हैं, चित्रकला भी चल रहा है, इसलिए मैंने बता दिया। ये सबको साथ में पढ़ाने का ज्यादा इसमें फायदा है। फिर अपन देखते हैं कि बाघ की जो गुफाएं हैं वो लौकिक जीवन के संबंधित विषय उसमें पेंटेड किए जाते थे। इसके अलावा बाघिनी नदी मध्य प्रदेश में जो है ये बाघ की गुफाएं हैं। इसकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा। 9 टोटल गुफाएं हैं। सुरक्षित गुफा 4थी और 5वीं है। इसको रंगमल गुफा भी कहा जाता है, जहां से सबसे, इसको चित्रशाला या रंगमल दोनों एक ही चीज है ना, जहां से सर्वाधिक चित्र मिलेंगे अपने को। सबसे बड़ी गुफा पांडव गुफा है, 2nd नंबर वाली गुफा, और तीसरी गुफा को हाथीखाना कहा जाता है। अगर अजंता गुफा की बात करें तो धार्मिक विषय वस्तु वाली है और 6 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। टेम्पेरा और फ्रेस्को दोनों आर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में अनिष्ठा गांव या अनिंठा गांव के पास ये अजंता गुफाएं अवस्थित है। बाघोरा नदी है, सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर ये बनाई गई है, और इसकी खोज 1819 में विलियम एरिस्किन जो मद्रास रेजिमेंट का एक सैनिक हुआ करता था उसके द्वारा की गई थी। टोटल यहाँ पर 29 गुफाएं हैं। 4 इसमें चैत्य हैं जो उनकी पूजा गृह हुआ करते थे। 9वीं 10वीं 19वीं 26वीं चैत्य हैं। बाकी सारी जो गुफाएं हैं, अन्य 25 जो गुफाएं हैं टोटल, वो विहार थे। ठीक है, सबसे बड़ी गुफा के बारे में जानकारी करें तो गुफा संख्या 19 सबसे बड़ी है। सबसे प्राचीन है गुफा संख्या 13। सबसे प्राचीन चित्र मिलेंगे 9वीं 10वीं गुफाओं में, और सबसे अधिक चित्र मिलेंगे 17वीं गुफाओं में। 17वीं गुफा को चित्रशाला भी कहा जाता है, जिसको राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है। पहले जो है 16वीं गुफा में सर्वाधिक चित्र थे, लेकिन अधिकांश जो चित्र है 16वीं गुफा के वो नष्ट हो गए हैं। प्रमुख चित्रों की अगर अपन बात करें तो प्रथम गुफा में मार विजय पुलकेशिन सेकंड का दरबार, जो फारस के खुसरो परवेज का जो राजदूत था उसका स्वागत करते हुए दिखाया गया है। बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि सांडों की लड़ाई, ये पहले गुफा में है। दूसरी गुफा में है विदुर पंडित जातक और बुद्ध के जन्म, माया का स्वप्न, झूला झूलती राजकुमारी के चित्र। 9वीं और 10वीं अगर गुफाएं की बात करें तो 9वीं 10वीं में बैठी हुई स्त्री पुजारी दल का स्तूप की ओर जाते हुए, और 10वीं में जातक कथाएं और स्त्रियों से घिरे हुए राजा का चित्र। 16वीं में अगर देखें तो उपदेश सुनते भक्तजन, 4 उनके दृश्य, बुद्ध के जो वैराग्य के दृश्य है वो 4 प्रमुख, वो 16वीं गुफा में। फिर मरणासन राजकुमारी भी 16वीं गुफा में। अगर 17वीं गुफा की बात करें ना तो 17वीं गुफा में बुद्ध का गृह त्याग, राहुल का समर्पण, महाहंस जातक कथा, जो सोने का हंस जो है राजा को कथा सुना रहा है, वो वाला जो है उल्लेख अपने को कहां से मिल रहा है? 17वीं गुफा में। ठीक है, 19वीं गुफा में ज्यादातर अपने को मूर्तियां प्राप्त हुई है। बुद्ध की 2 मूर्तियां, जो जैसे गुफा में आप एंटर करोगे तो बुद्ध की 2 मूर्तियां आपको स्वतः स्पष्ट नजर आ जाएगी, और भी अंदर भी बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई है। चित्रकला में कम है यहाँ पे 19वीं में। ठीक है, ये जो गुफाएं हैं 16, 17 और 19, ये जो है गुप्तकालीन गुफाएं हैं, और इसको विंध्यन शक्ति जो वाकाटक वंश का एक तरीके से संस्थापक मान सकते हो। और उसका जो एक राजा हुआ करता था वाकाटक राजा पृथ्वीसेन, उसके सामंत व्याघ्रदेव या वराहदेव, इनके द्वारा जो है यहाँ पर ज्यादातर चित्र उकेरे गए हैं। ठीक है, ये था अपना गुप्तकालीन स्थापत्य। कल जो है साहित्य रहेगा, कला और स्थापत्य दोनों खत्म हो गया अपना। ठीक है, कला और स्थापत्य गुप्तकालीन दोनों खत्म हो गया। साहित्य रहा है, वो कल का अपना लेक्चर सीरीज में साहित्य कंप्लीट हो जाएगा, उसको भी कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने की। और इसके अलावा अपने गुप्त में से ज्यादातर प्रश्न नहीं आएंगे, यही प्रश्न आएंगे, और ये भी मैंने काफी डीप में बता दिया आपको। ठीक है, इतने भी डीप वाले प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप याद कर लेना, बिकॉज अपन कहीं भी रिस्क नहीं ले सकते इस मामले में। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन साहित्य के साथ आते हैं। गुप्तकालीन जितने भी साहित्य और विज्ञान जितनी भी है वो सारी चीजें अपन वहां पे कवर कर लेंगे। ठीक है, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जल्दी ही अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।